हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अपनी क्लास में इस समय वैद्युत चालन चैप्टर की थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता। और मिश्र शायद मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता हो चुकी है। इसके बाद वाला आप लोग डाल लीजिए, ये जो दिया गया अर्धचालकों की प्रतिरोधकता। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता हमने शायद पिछले वाले वीडियो में आपको यहाँ तक करा दिया था। इसके बाद वाला आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता। तो देखिए अर्धचालक क्या होते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि, जिनकी संयोजकता 4 होती है। तो देखिए क्या कह रहा है, अर्धचालकों के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ताप बढ़ाने पर बढ़ने लगती है। क्या करते हैं, जब हम अर्धचालकों में तापमान बढ़ाते हैं तो उनके जो उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या होती है, लगातार बढ़ने लगती है। यानी अर्धचालकों के परमाणुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने लगती है, जैसे ही हम तापमान में वृद्धि करते हैं। ताप बढ़ने से मुक्त इलेक्ट्रॉन का वर्ग माध्य मूल वेग भी बढ़ जाता है। ताप बढ़ने से मुक्त इलेक्ट्रॉन का वर्ग माध्य मूल वेग भी बढ़ जाता है। उसका श्रांति काल टाउ घट जाता है, जिससे अगर वेग बढ़ेगा तो जो टक्करों के बीच का समय होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ताप बढ़ने पर श्रांति काल घटने तथा एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से अर्धचालकों की प्रतिरोधकता घट जाती है, अर्थात चालकता बढ़ जाती है। यानी अर्धचालकों की प्रतिरोधकता का ताप पर प्रभाव क्या होगा कि जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे वैसे वैसे अर्धचालकों की प्रतिरोधकता क्या होगी, कमी होगी। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे अर्धचालकों की प्रतिरोधकता में कमी होगी, जिससे उनकी चालकता क्या होगी, लगातार बढ़ती जाएगी। यानी इस अर्धचालकों का तापमान बढ़ाने पर उनकी चालकता बढ़ती है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है, देखिए क्या, वैद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, वैद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता। तो वैद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता सॉरी क्या है, वैद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घट जाती है। इसका कारण क्या है, देखिए इसका कारण ताप बढ़ने पर वैद्युत अपघट्यों की सांद्रता का कम होना। लिख रखा है वैद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घट जाती है। अब इसका देखिए आप लोगों को एक एग्जांपल दे वैद्युत अपघट्यों। तो वैद्युत अपघट्यों में आप जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट ही अगर कोई हमने, जैसे हम सोडियम क्लोराइड का मिश्रण ले लेते हैं, मतलब उसका पानी, सोडियम क्लोराइड को अगर हम जल में घोल लें, NaCl को हम जल में घोल दें और उसका क्या करें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें। जैसे ही उसका तापमान घट मतलब हम बढ़ा दें, तापमान बढ़ाने पर जो उसके अणुओं की सांद्रता होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी अणु जो पास पास थे पहले, अब वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। और अणुओं के बीच जैसे ही ताप बढ़ाया तो उनका वर्ग माध्य मूल वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अणु जल्दी जल्दी टक्कर करने लगे क्योंकि हम उन्हें लगातार ऊर्जा दे रहे हैं। इस वजह से उनकी प्रतिरोधकता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और उनकी प्रतिरोधकता में कमी आने मतलब सांद्रता कम हो जाती है। सांद्रता कम होने के कारण ही प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। इससे उनके भीतर उपस्थित चलने फिरने की अधिक स्वतंत्रता मिल जाती है। उनके भीतर उपस्थित इससे उनके भीतर उपस्थित आयनों, यहाँ पर एक चीज मिस है, आयनों को आयनों को चलने फिरने की अधिक स्वतंत्रता मिल जाती है, जिससे उनके भीतर उपस्थित वैद्युत अपघट्य के भीतर क्या होंगे, आयन ही होते हैं। जैसे वैद्युत अपघट्य क्या होगा, Na और Cl का विलयन मान लेते तो इसमें Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयन दो होंगे। तो इससे क्या होगा, Na पॉजिटिव तथा Cl निगेटिव आयनों को चलने फिरने की क्या मिल जाएगी, स्वतंत्रता मिल जाती है, जिससे वैद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। अब आप लोग यहाँ से हेडिंग डालिए, तो
ताप पर निर्भरता सिंपल था, इसलिए जल्दी से हमने पढ़ा दिया आपको। अब आप लोग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग डालिए ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध। ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध, इसमें भी हमारी पहली हेडिंग कौन सी पड़ेगी? अनओमीय प्रतिरोध। आप लोग पहली हेडिंग यहाँ पर डाल लीजिए हमारी अनओमीय प्रतिरोध, ये पढ़ रखी है अनओमीय प्रतिरोध। तो देखिए क्या होती है, ओम के नियमानुसार, ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ओम का नियम पहले भी पढ़ा चुके, एक बार फिर से बता दे रहे आप लोग, इसे इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, पूछा जाता है। तो ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो, भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है। ओम का नियम क्या कहता है? ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहें तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V तथा धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है। तो वही क्या हो गया, इसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो ये तो रहा ओम का नियम हमारा। उसके बाद वे चालक, अब ओमीय चालक क्या होते हैं? वे चालक जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। वे चालक जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं ओमीय चालक कहलाते हैं तथा इन चालकों के प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। इसके लिए V तथा I के बीच, यहाँ पर V तथा I के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल है तांबे का तार, टंगस्टन का तार, पारा आदि। तो देखिए क्या कहा है, अनोमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध की परिभाषा क्या हमने बताई, आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए कि मतलब वे चालक जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं क्या कहलाते हैं? ओमीय चालक कहलाते हैं तथा इन चालकों के प्रतिरोध को ही ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। अब इन चालकों के लिए V तथा I के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। जैसे तांबे का तार, टंगस्टन का तार, तो यहाँ पर देखिए हम खींचे दे रहे हैं एक ग्राफ, ये रही हमारी कोई ओह सॉरी एक ये रही रेखा और दूसरी ये रही, इसको उठा के यहाँ से मिला दो, उसके बाद यहाँ से एक और रेखा खींच दो इस प्रकार से। ओम का नियम हमने क्या बताया है, वो अनओमीय प्रतिरोध के लिए हमने क्या बताया, अब V तथा I के बीच खींचा गया ग्राफ, इसे V कह देना, इसे I कह देना। जो ओमीय प्रतिरोध होते हैं उसमें B तथा I के बीच खींचा गया ग्राफ सदैव एक सरल रेखा प्राप्त होता है। या इस वाली अक्ष को आप लोग बदल भी सकते हैं, इसे आप लोग क्या कह देना, धारा कह देना, धारा स्मॉल I। अगर इसे धारा का तो इसे क्या कहेंगे फिर, विभवांतर। तो इस वाली अक्ष को क्या बोल देंगे, विभवांतर, V इस साइड हो जाएगा, तो इस साइड विभवांतर और इस साइड धारा I, तो ये प्रतिरोध के लिए रेखा हो जाएगी। तो ऐसे चालक जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं ओमीय चालक कहलाते हैं तथा इनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। इनमें B तथा I के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग अनओमीय प्रतिरोध। अनओमीय प्रतिरोध, तो इसकी परिभाषा वही उसका उल्टा हो जाएगा। अनओमीय प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वे चालक जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं। क्या परिभाषा बता रहे हैं हम, वे चालक जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं, अर्थात जिनके लिए विभवांतर V में परिवर्तन करने पर प्रतिरोध R में भी परिवर्तन हो जाता है, अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। एक बार फिर से परिभाषा सुनिए, वे चालक जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं, अनओमीय चालक कहलाते हैं तथा इनके प्रतिरोध को ही अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं।
तथा जिनके लिए विभवांतर में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर ही आर में भी परिवर्तन हो जाता है। यानी जिसके लिए विभवांतर में परिवर्तन करने पर आर में भी परिवर्तन हो जाता है, अनओमीय प्रतिरोध, वो अनओमीय चालक कहलाते हैं तथा इनके प्रतिरोध को ही अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। अनओमीय परिपथ में वी तथा आई के बीच खींचा गया ग्राफ एक वक्र प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं? अनओमीय प्रतिरोध में वी तथा आई के बीच खींचा गया ग्राफ एक वक्र प्राप्त होता है। इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा क्या? जैसे टॉर्च का बल्ब, जैसे डायोड बल्ब। टॉर्च का बल्ब जो होता है वो कैसा होता है? अनओमीय चालक होता है। उसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होगा? अनओमीय प्रतिरोध होता है। ऐसे ही डायोड बाल्ब जो होगा, अब आपको सेकेंड पार्ट जब पढ़ाएंगे तो उसमें पहले था अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों वाले चैप्टर में ये डायोड बाल्ब था। अब तो उठा के बीएससी में भेज दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया। ऐसे ही अर्धचालक थर्मिस्टर ये भी हटा दिया गया है। ऐसे ही अन्य डिवाइस हैं, ये सब मिल किसके एग्जाम्पल हैं? ये अनओमीय प्रतिरोध के एग्जाम्पल हैं। तो बस अब इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ देख लीजिए। तो इसका जो ग्राफ बनेगा जाके वो ये रहा। अच्छा जी, इसका ग्राफ, एक मिनट, हम स्लाइड ऐड करके उस पर बनाए दे रहे हैं। तो देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको इस साइड और यहाँ से ऐसे, इसको इससे जोड़ दीजिए आप लोग, और इसको यहाँ से, रुकिए एक मिनट, सॉरी, इस वाली लाइन को नहीं, इसको वक्रीय बनाना है। तो इस तरीके से ये ग्राफ होगा। इधर आप लोग डाल देना इस पे जो v होगा, विभवांतर v, इसे ऐसे डाल देना, विभवांतर, विभवांतर v, इस साइड धारा स्मॉल आई, और ये रहा। इस पे आप लोग कुछ भी लिख लेना। ये टॉर्च का बल्ब का मान लेते हैं। किसका है वक्र? टॉर्च के बल्ब का, टॉर्च का बल्ब डाल देना, बस। ये रहा अनोमीय, किसके लिए? अनओमीय प्रतिरोध के लिए V तथा I के मध्य का ग्राफ। चलिए पीछे अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, गत्यात्मक प्रतिरोध। तो ये क्या रहा हमारा? गत्यात्मक प्रतिरोध। गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होते हैं? यदि किसी अनोमीय परिपथ के लिए किसी खंड में, यदि किसी अनओमीय परिपथ के किसी खंड में विभवांतर V में थोड़ा सा परिवर्तन डेल्टा V करने पर उसमें बहने वाली धारा में परिवर्तन डेल्टा I हो, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I के अनुपात को उस परिपथ खंड का, उस परिपथ खंड का गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। देखिए क्या लिख रखा है, यदि किसी अनओमीय परिपथ के किसी खंड में विभवांतर V में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर, थोड़ा सा परिवर्तन डेल्टा V करने पर उस धारा में परिवर्तन डेल्टा I हो, तो डेल्टा V तथा डेल्टा I के अनुपात को उस परिपथ खंड का, उस परिपथ खंड का गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका ग्राफ बनाएं तो देखिए, ये रहा इसका ग्राफ। अगले ही पेज पे बनाते हैं। तो यहीं बना दे रहे, इधर साइड। तो यहाँ शेप पहले तो इसके लिए
ये वाला जो परिपथ खंड होगा इसमें, बस यही क्या कहलाएगा, गत्यात्मक प्रतिरोध। इसे ए डाल देना आप लोग, इसे सी डाल देना, इस पे आप लोग दिखा देना आई, और इस पे क्या दिखाएंगे, वी। तो ये क्या होगा, डेल्टा वी, और ये क्या होगा, डेल्टा आई। तो डेल्टा वी तथा डेल्टा आई के अनुपात को क्या कहेंगे, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। तो इसमें आप लोग नीचे लिखा भी होगा यहाँ पर, देखिए, ग्राफ से किसी डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र के बिंदुओं ए व सी के बीच गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होगा, लिखा भी रखा है। तो ग्राफ से गत्यात्मक प्रतिरोध बराबर, इसे स्मॉल आर से लिखते हैं, क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बटे डेल्टा आई। गत्यात्मक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर क्या होगा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आई। उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल देखिए क्या कह रहा है हमारा, हेडिंग डाल लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर से। यहाँ से इससे नहीं पूछा जाएगा, पर इससे रिलेटेड आगे के चैप्टरों में भी चीजें आएंगी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब सवाल जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, क्या होती है गतिशीलता। हेडिंग डाल लीजिए, गतिशीलता। हेडिंग डाल ली होगी आपने। तो देखिए, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग होता है। क्या कहा हमने, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग होता है जो कि उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में अर्जित किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। क्या कह रहे, गतिशीलता की परिभाषा एक बार फिर से सुनिए, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग होता है जो कि उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, अब देखिए यहां से लिख दें पहले आप लोगों के लिए, गतिशीलता, या पहले आप लोग मान लीजिए, माना किसी माना किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग वीडी है तथा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है, तब गतिशीलता म्यू इक्वल टू क्या होएगा, यहां से वी डी अपॉन कैपिटल ई। क्या होगा, वी डी अपॉन कैपिटल ई। अब इसका मात्रक यहां से देखिए क्या हो जाएगा, इसका मात्रक यहां से निकलेगा जाके मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। देखिए, वोल्ट प्रति मीटर इससे होगा तो मीटर ऊपर चला जाएगा, इसका मीटर प्रति सेकंड होता है तो नीचे से मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आई होगी गतिशीलता। अब यहाँ पर नीचे लिखना, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में इलेक्ट्रॉन तथा होल्स परस्पर विपरीत दिशाओं में चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में इलेक्ट्रॉन तथा होल्स दोनों परस्पर विपरीत दिशाओं में चलते हैं, जिससे दोनों के कारण ही धाराएं क्षेत्र की दिशा में बहती हैं, जिससे परिपथ की कुल धारा इलेक्ट्रॉन धारा तथा कोटर धारा का कुल योग होती है। तो यहाँ पर लिख देना नीचे आप लोग, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में इलेक्ट्रॉन तथा होल्स दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं। दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं।
जिससे दोनों के कारण ही धाराएं जिससे दोनों के कारण ही उत्पन्न धाराएं जिससे दोनों के कारण ही उत्पन्न धाराएं एक ही दिशा में बहती हैं। अतः परिपथ की कुल धारा इलेक्ट्रॉन धारा तथा कोटर धारा का कुल योग होती है। इलेक्ट्रॉन धारा तथा कोटर धारा का कुल योग होती है। नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को ये आर्टिकल भी समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने अगले आर्टिकल और आज की क्लास का ये लास्ट आर्टिकल होगा। हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत ऊर्जा। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत ऊर्जा। यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध कैपिटल आर हो तथा उसमें स्मॉल आई एम्पियर की धारा, स्मॉल आई एम्पियर यहाँ पर लिखना आप लोग, स्मॉल आई एम्पियर की धारा स्मॉल टी सेकंड तक, स्मॉल टी सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो आवेश स्मॉल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू स्मॉल टी। क्यू बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। ये हम आपको पीछे परिभाषा पढ़ाई उसमें आपको पढ़ा चुके हैं। अब क्यू कूलम आवेश को वी वोल्ट विभवांतर पर, नीचे लिखना आप लोग, स्मॉल क्यू कूलम आवेश को, कूलम आवेश को वी वोल्ट विभवांतर पर, विभवांतर पर चालक के एक सिरे से, चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कुल कार्य, ले जाने में किया गया कुल कार्य। अब कार्य क्या हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा विभव की परिभाषा से B इंटू क्यू। परंतु यहां पर हम लोग क्या लगा दें, परंतु ओम के नियम से, ओम के नियम से। अब ओम का नियम क्या कहता है, W बराबर V, ओम का नियम पहले से यहाँ पर लिख ही देते हैं। V इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू स्मॉल r, और कॉमा Q बराबर यहाँ लिख देना I इंटू टी। अभी हमने यहाँ ऊपर निकलवाया ही है। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लॉइज दैट, यानी इसका मतलब है कि W बराबर क्या हो जाएगा, V की जगह पर रखो I इंटू कैपिटल R गुणे Q की जगह पे I इंटू स्मॉल टी। तो W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आई इन स्क्वायर आर स्मॉल टी। तो W बराबर यहाँ से कार्य कितना निकल का आएगा, आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ से परंतु यहाँ से एक चीज चेंज भी हो जाएगी, आई बराबर बी अपॉन आर रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख लेंगे, परंतु आई बराबर वी अपॉन आर। तो यहाँ चेंज कर दो इसे। जब यहाँ चेंज करेंगे तो देखो क्या आएगा, W बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू स्मॉल टी।
तो एक सूत्र ये भी आ जाएगा और एक ये भी आ जाएगा। कार्य के कितने हमें सूत्र प्राप्त हुए, दो सूत्र भी प्राप्त हो गए। और तीसरा सूत्र एक और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, कौन सा, v बराबर यहाँ पर इसी में रख के W, तो W बराबर v इंटू क्यू का मान रख लेंगे तो I इंटू स्मॉल टी, तो W बराबर b इंटू आई इंटू टी। अतः अब यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे, यह कार्य W ही, यह कार्य W ही चालक में, यह कार्य W ही चालक में ऊर्जा के रूप में, चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यहाँ से ऊर्जा क्या आ जाएगी हमारी, U बराबर W बराबर क्या आएगी, V इंटू आई इंटू स्मॉल टी बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू स्मॉल टी बराबर I स्क्वायर R टी। तो यहाँ से ऊर्जा के हमारे कितने सूत्र हो जाएंगे, तीन सूत्र, और ये काय में आएगा, जूल में आंसर आएगा। एक तो आएगा ऊर्जा का सूत्र V इंटू आई इंटू स्मॉल टी, या V स्क्वायर अपॉन R इंटू स्मॉल टी, या आई स्क्वायर आर टी। आप लोगों को अगर ये दिख ना रहा हो तो इधर हम जूम कर देते हैं ऐसे, सॉरी। बस ये आप लोगों को दिख गया होगा अब तो इसे नोट कर लीजिए। और इसी में हमसे आप कभी कभी पूछ लिया जाता, वैद्युत ऊर्जा की जगह पे वैद्युत ऊष्मा पूछ ली जाती है, यानी H का मान पूछ लिया जाता। तो H निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग नीचे, इसी के बाद यहाँ स्लाइड हम ऐड करे ले रहे हैं, उसी पे आपको समझाए देंगे। तो लिखिए, यदि किसी चालक तार में, किसी चालक तार में स्मॉल t समय में प्रवाहित आवेश के कारण व्यय ऊर्जा W ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, तब यहाँ आप लोग लिखना, तब स्मॉल t सेकेंड में, स्मॉल t सेकंड में तार में उत्पन्न ऊष्मा, तार में उत्पन्न ऊष्मा, अब ऊष्मा क्या हो जाएगी, H बराबर, H बराबर सूत्र क्या होगा हमारा, W अपॉन 4.2, तो W अपॉन 4.2 ये किस में आएगा, कैलोरी में हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ से H बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू स्मॉल टी बटे 4.2, या बराबर V स्क्वायर R अपॉन 4.2 इंटू वो V स्क्वायर इंटू टी अपॉन स्मॉल आर बराबर आई स्क्वायर R अपॉन स्मॉल टी, और यहाँ पर 4.2 का गुणा कर देंगे। तो ये तीनों सूत्र हमारे आ जाएंगे, नोट कर लीजिए, ये किसके सूत्र हैं, ऊष्मा के, और ये किस में आएगी, कैलोरी में। नोट कर लीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा। और ये लास्ट वाला जो आर्टिकल है ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा, पूछा जाता है अक्सर कर एग्जाम में, और ये 3 नंबर में आ जाता है, अथवा इससे जुड़ा हुआ सवाल आएगा, तो आप लोग इसे तैयार कर लेना। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो इन्हें प्लीज लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। बस आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।